Hello everyone, welcome to my channel Internet Commerce Classes. Today I will discuss। आज हम पार्टनरशिप को पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप में कुछ और टॉपिक्स आते हैं बीच बीच में, उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जब असेट्स और लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में रीवैल्यूड करते हैं, उनके फिगर्स को रीवैल्यूड करते हैं। मतलब हमारी बैलेंस शीट में कोई एसेट दे रखी थी 3,000 की, बट अब नाउ उसकी वैल्यू कितनी है 5,000, तो हम उसको रीवैल्यूड करते हैं, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, ये बनाया जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटी जो बैलेंस शीट की साइड होती हैं एट देयर ओल्ड। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है जो एसेट्स एंड लायबिलिटी होती हैं वो न्यू बैलेंस शीट में किस पर दिखाई जाती हैं, ओल्ड या यूनिलेटरल फिगर्स पर दिखाई जाती हैं। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसमें जो न्यू बैलेंस शीट में किस पर, रीवैल्यूड फिगर पर। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, इट इज़ डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ये क्या रिकॉर्ड करता है कि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या लायबिलिटी की वैल्यू। ओके और जो मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसको क्या होता है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ये कहता है कि जो पहला वाला पार्ट होता है उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि असेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और सेकेंड पार्ट में हम प्रिपेयर करते हैं कहता है टू नलीफाई द चेंज इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी। उसके बाद आता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम बैलेंस ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो इसका बैलेंस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसको ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो में। और जो मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसका फर्स्ट पार्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, लेकिन जो सेकंड पार्ट होता है ट्रांसफर किया जाता है ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इन केस ऑफ द एडमिशन या कंटिन्यू पार्टनर इन केस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सेकंड पार्ट जो होता है वो ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, जो नया पार्टनर आया है वो भी, ये कंटिन्यू पार्टनर जो पहले से ही काम कर रहे थे वो सब भी, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है जी, अगर रिटायरमेंट के केस में है तो कंटिन्यू पार्टनर को ले लेंगे इन न्यू रेशियो में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। कहता है कि हमने कैपिटल निकालनी है ऑफ इनकमिंग पार्टनर की, जो आने वाला पार्टनर है उसकी, ऑन द बेस ऑफ कैपिटल ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर डिटरमाइन करना है। फर्स्ट डिटरमाइन द टोटल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो हमारा ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल को हमें निकाल लेनी है, एडजस्टमेंट कैपिटल, आफ्टर इफेक्टिंग टू एडजस्टमेंट टू गुडविल रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद है ट्रीटमेंट, इसका हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा। डिटरमाइन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। ठीक है, टोटल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर और रेसिप्रोकल ऑफ टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो उसका टोटल शेयर होगा ओल्ड पार्टनर्स का उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। एंड डिटरमाइन द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर, टोटल कैपिटल एज पर स्टेप 2 और टोटल शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि क्या होता है, टोटल एडजस्टमेंट कैपिटल निकाल लेते हैं हम उसको, जैसे कि ए और बी की टोटल एडजस्टमेंट कैपिटल निकाली, फिर उसके बाद उसका शेयर कितना था न्यू वाले का 1/5। 1/5 को 1 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 4/5। ठीक है, कितना बच जाएगा 4/5। तो 4/5 का रेसिप्रोकल किया एडजस्टमेंट कैपिटल के साथ और मल्टीप्लाई में इसका सी वाले का शेयर निकालने के लिए उसका शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी क्या आ जाएगी टोटल, उसका शेयर आ जाएगा इस वाले का, सी वाले का। ठीक है, एग्जाम्पल से करते हैं। राम और मुकेश दो पार्टनर हैं इन अ फर्म, एक फर्म है। देयर कैपिटल बैलेंस, एक की कितनी है 1.5 लाख, दूसरे की कितनी है 2,10,000। ठीक है, एंड द फर्म है जनरल रिजर्व कितना है उसका 40,000 उसका जनरल रिजर्व है। ठीक है, और दे एडमिट द राहुल को वो एडमिट करते हैं इनटू फर्म में कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। वो कितनी कैपिटल आता है 1,80,000 लाता है। कहता है कि कैलकुलेट द फर्म गुडविल निकालनी है फर्म की, और राहुल शेयर ऑफ द गुडविल, राहुल का शेयर निकालना है गुडविल में से। ठीक है जी। तो कहता है कि वैल्यू ऑफ द गुडविल निकालने के लिए क्या करना होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस में नेट वर्थ, ये करना होता है। ठीक है जी।
तो क्या करेंगे हम, गुडविल का फॉर्मूला हो गया ये। अब उसमें कहता है कि हमने निकालना किस तरह है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए जो राहुल की कैपिटल जो न्यू आया था ना उसके बेस पर निकाल रहे हैं। अब जो न्यू वाला है उसकी कैपिटल कितनी है, 1,80,000, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 1,80,000 मल्टीप्लाई में इसका 1/4 था, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/1, तो कितना होगा 7,20,000। ठीक है जी, ये इसमें और नेट वर्थ कैसे निकलेगी, इस सारी कैपिटल्स को जोड़ लेंगे, जैसे कि 1.5 लाख थी, ठीक है, 2,10,000 थी, ठीक है, 1,80,000 जो नया वाला था, और जो जनरल रिजर्व था 40,000, ये सब हमने जोड़ लिया, इसकी टोटल आ गई नेटवर्थ ये। वैल्यू ऑफ द गुडविल कितनी होगी, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस में नेटवर्थ, तो हमारी गुडविल आ गई टोटल इतनी। और टोटल में से राहुल का शेयर निकालना है, तो कहता है कि 1,40,000 मल्टीप्लाई 1/4, तो इसका शेयर आ गया गुडविल का 3,50,000। ठीक है, और रिटायरमेंट, अब हम पढ़ते हैं कि रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर, किसी की डेथ हो जाना या रिटायरमेंट होना। ये कहता है कि विद द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर, अगर सारे पार्टनर्स जो हैं वो एग्री करते हैं कि हाँ भाई साहब आप जा सकते हो, तो ही रिटायरमेंट हो सकती है। एज पर एग्रीमेंट, अगर उनके बीच में कोई काम करने का एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट का टाइम फिनिश हो गया या फिर काम पूरा हो गया, तो भी वो अपने घर जा सकते हैं। हिज एंड हर ऑन विल, वो चाहता है तो, ठीक है जी। एज टर्म एंड कंडीशन ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर नॉर्मली प्रोवाइड इन द पार्टनरशिप डीड, जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं पार्टनर की रिटायरमेंट की, वो पार्टनरशिप डीड में मोस्टली दी हुई होती हैं। इफ नॉट, अगर नहीं है, दे आर एग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर वो उसको एग्री कर सकते हैं, जो भी उन्होंने रूल रेगुलेशन करने हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द फॉलोइंग अकाउंटिंग इशू आर डिटेल, कहता है कि जो रिटायरमेंट के टाइम पर ये इशू होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है, इसमें हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। दूसरी बात, हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना होता है, एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें बनाना होता है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ड्यूज वगैरह भी करने होते हैं, सेटलमेंट भी, और न्यू कैपिटल ऑफ द कंटिन्यू पार्टनर्स। ठीक है, अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। कहता है कि एडजस्टमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं उनको हम रिवैल्यूट करते हैं न्यू बैलेंस शीट में, और उनकी वैल्यू जो डिक्रीज या इंक्रीज होती है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं कि ये वही बताता है कि बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कहते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है नेट गेन एंड लॉस निकालने के लिए, और रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट्स, क्योंकि हम इसमें इंक्रीज और डिक्रीज लिखेंगे ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट की दो साइड होती हैं, एक तो होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। ठीक है जी, अगर किसी की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है, देखियो पढ़ेंगे इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स, अगर किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, असेट्स की वैल्यू जिसकी इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज बिल्डिंग या फिर इंक्रीज कोई भी असेट्स, तो उसकी क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है जी, इसमें एक सिंपल सा फंडा है याद रखने का कि जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसमें हमारे क्रेडिट साइड प्रॉफिट आते हैं, और डेबिट साइड हमारी क्या आती है, लॉसेस वगैरह आते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो गई, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। उसके बाद सेकंड है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो हम किधर लिखेंगे इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है जी, उसके बाद टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, इस तरह इंक्रीज इन द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फॉर एन अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स का मतलब ये है कि हमें कोई असेट्स हमारी खो गई थी या फिर नहीं लिखी थी हमने, वो हमें मिल गई, तो क्या है, हमें प्रॉफिट है ना, तो हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और असेट्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई ऐसी लायबिलिटी मिल गई जो हमें पे करनी है, हमने पे नहीं करी थी, तो इसके लिए क्या है, हमारे पास लॉस हो गया जी हमें, तो लॉस हो गया तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कहता है कि जो ट्रांसफर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट हुआ है उसको हमें ट्रांसफर करना है, किस में करना है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में
क्रेडिट साइड जो है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं कि ट्रांसफर द लॉस ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट पर हमें लॉस हो गया है तो हम उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो ऑल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इस तरह इन केस ऑफ द रिवोल्यूशन प्रॉफिट कहता है कि रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। इन केस ऑफ रिवोल्यूशन प्रॉफिट जो है तो बीइंग द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन रिवोल्यूशन प्रॉफिट एडजस्टमेंट इन रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज गेनिंग रेशियो। क्या कहता है कि अगर जो हमें रिवोल्यूशन प्रॉफिट को रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ है उसको एडजस्ट करना है तो इसमें क्या एंट्री बनेगी, एक मिनट बताती हूँ मैं। कहता है कि शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर थे हमारे इन रिवोल्यूशन प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे इन रिमेनिंग पार्टनर को कैपिटल इन गेनिंग रेशियो। कुछ इस तरह होगी, रिमेनिंग पार्टनर जो पहले रह गए थे और जो गेनिंग रेशियो वो जो रिटायर होके जा रहा है, जो लेके जा रहा है उसको कर देंगे हम क्रेडिट और जो दे रहे हैं उसको कर देंगे हम डेबिट। ठीक है, ये वो है एडजस्टमेंट करते हैं नीचे प्रॉफिट्स का। ठीक है, ये दोनों ला के देते हैं, ए और बी ला के देते हैं सी वाले को। ठीक है, और इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस है तो क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर बीइंग द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन रिवोल्यूशन प्रॉफिट एडजस्टमेंट रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज गेनिंग रेशियो में होगा। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट या डेथ ऑफ द पार्टनर। कहता है कि ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर बिल्कुल सेम ही होता है, जैसे रिटायर का होता है ना, बिल्कुल सेम होता है, ऐसे रिटायरमेंट का भी और डेथ का भी सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिटायरिंग वाले में क्या होता है कि बंदा जिंदा होता है, वो खुद अपना पैसा खुद ले जा सकता है, बट अगर वो मर गया तो किसको मिलेगा, उसका जो उत्तराधिकारी था, ठीक है जी, उसका एग्जीक्यूटर था, जो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था उसको मिलेगा। ठीक है, इसमें यही कुछ सब कुछ दे रखा है, ये वाला लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं, उसकी कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, उसमें उसको सारा कुछ ट्रांसफर करते हैं, मिलता उसको सब कुछ है, बट क्या होता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है। एडजस्टमेंट ऑफ द पार्टनर कैपिटल एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। एट द टाइम डेथ ऑफ द पार्टनर वी विल क्रेडिट द अमाउंट इन डिक्रीज इन द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट करते हैं, अगर कोई बंदा मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या क्रेडिट करते हैं, उसको जो जो मिलेगा उसकी क्रेडिट साइड में चला जाएगा। उसको क्या, उसकी खुद की कैपिटल होगी, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करे हुए होंगे, गुडविल का महसूस उसका हिस्सा होगा, प्रॉफिट रिवोल्यूशन उसका हिस्सा होगा, कोई लोन उससे दिया होगा उसको वापस मिल जाएगा, शेयर जॉइंट लाइबिलिटी जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं उसमें उसका हिस्सा मिल जाएगा, शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारा कुछ जो कुछ मिलने वाला था उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा। ठीक है, हाउएवर वी नीड टू डेबिट द फॉलोइंग अमाउंट। तो हम डेबिट क्या करते हैं उसके अकाउंट में, कहता है कि ड्राइंग, अगर उसने कोई ड्राइंग निकाल ली थी मरने वाले पार्टनर ने तो उसकी ड्राइंग को वसूल कर लिया जाएगा उससे, कोई इंटरेस्ट है उस ड्राइंग पर। ठीक है जी, लॉस हुआ रिवोल्यूशन से तो भी उसको ले लिया जाएगा, अगर उसको हम प्रॉफिट दे सकते हैं तो उससे लॉस ले भी तो सकते हैं, शेयर इन द सब्सिक्वेंट लॉस, अगर हमारे पास कोई लॉस है तो उससे उसकी भरपाई भी उससे करवा सकते हैं क्योंकि वो उस टाइम उसमें मौजूद था जब लॉस हुआ। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो मरने वाले पार्टनर का, उसका राइट क्या होता है, कहता है कि वो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट ले सकता है। ही ऑल्सो हैज द राइट टू चूज वेदर ही वांट टू शेयर इन द प्रॉफिट और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। कहता है कि उसको ये राइट भी होता है कि वो चूज कर सकता है, ही वांट वो चाहता है शेयर इन द प्रॉफिट में वो शेयर चाहता है या फिर इंटरेस्ट चाहता है 6% के हिसाब से, या अपनी अमाउंट को एज अ लोन रख सकता है। वो अगर पार्टनर्स के पास उसके पास प्रॉफिट नहीं है, अमाउंट नहीं है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, वो उसकी अमाउंट को एज अ लोन रख सकते हैं, उस पर 6% के हिसाब से क्या करेंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। कहते हैं कि देयर द फॉलोइंग टू वे असरटेन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, इट इज द प्रॉफिट फ्रॉम द डेथ। इसके दो वे होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। एक तो होता है टाइम बेस के हिसाब से वो प्रॉफिट ले सकता है। ठीक है, क्या होता है कि दो होते हैं ना वे सब्सिक्वेंट प्रॉफिट के लिए, तो क्या होता है, एक तो होता है टाइम बेस, दूसरा होता है सेल या टर्नओवर बेस। ठीक है, हम टाइम बेस पढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड वी अज्यूम दैट द प्रॉफिट आर अर्न इवेंचुअली थ्रू आउट द ईयर, वी एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर जो है हम सारी कैलकुलेशन करते हैं इसमें टाइम वाले में। और इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले में इसमें लेते हैं हम सेल को, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं होता है इसमें। अंडर दिस मेथड वी कंसीडर द प्रॉफिट एज वेल एज टोटल सेल ऑफ द लास्ट ईयर में जितनी भी सेल हुई उसको कंसीडर करते हैं। वी हैव टू एस्टिमेट द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर ऑन द बेस ऑफ सेल ऑफ द लास्ट ईयर। ठीक है जी, हम एस्टिमेट करते हैं प्रॉफिट को कब तक, जब वो पार्टनर उसमें मौजूद था तब तक, और किसके बेस पर, ऑन द बेस ऑफ सेल ऑफ द लास्ट ईयर।
आफ्टर ऑल दिस एडजस्टमेंट द अमाउंट ऑफ सेंडिंग, जो मरने वाला पार्टनर था उसकी अकाउंट को और उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव का प्रॉफिट दे दिया जाता है। प्रॉफिट के लिए था ये दोनों में था, ठीक है जी। और रिटायरिंग पार्टनर क्या होता है? जाने वाला पार्टनर जो जा रहा है फर्म छोड़कर, ठीक है। इफ देयर इज एग्रीमेंट, ये सही कुछ वही है जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। अगर उनको बीच में एग्रीमेंट था, उनके एग्रीमेंट खत्म हो गया या फिर उनके बीच में कंसेंट है कि हाँ भाई तू जा करके, तो उसके बाद अगर उन्होंने गिवन नोटिस दिया है कि हाँ भाई मैं नोटिस दे रहा हूँ 2-3 दिन, जितने दिन पहले उनकी होगी डीड में लिखा होगा उसके हिसाब से कहता है कि क्या क्या अमाउंट ड्यू करते हैं। अब इस सीधे सीधे दे रखा है, एक बार और रिवाइज करा देते हैं आपको। कहता है कि अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर या फिर मरने वाला पार्टनर, क्रेडिट बैलेंस ऑफ इस कैपिटल, ठीक है जी। क्या करेंगे? क्रेडिट बैलेंस ऑफ इस कैपिटल, उसकी जो कैपिटल है उसको वापस दे देंगे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ इस करंट अकाउंट में गुडविल में जो इसका हिस्सा था, रिजर्व में जो इसका हिस्सा है, प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ उसमें उसका हिस्सा है, ठीक है जी। तो रिटायरिंग पार्टनर को ये सब कुछ दे दिया जाता है, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी, सैलरी है तो उसकी वो भी सारा कुछ दे दिया जाता है। इफ सैलरी अप टू द, कब तक की सैलरी देंगे? जब तक वो जिंदा था और फर्म में काम कर रहा था, अप टू द डेट ऑफ द डेथ या रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, ठीक है जी। अगर डेबिट में बैलेंस में क्या होगा ऑफ इस करंट अकाउंट, उसके डेबिट में क्या होता है, डेबिट बैलेंस है उसका कोई, या फिर उसकी एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ करना है, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह, ठीक है। ड्राइंग है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कोई लॉस में कोई हिस्सा है रिवोल्यूशन में, या फिर उसका कोई बिजनेस से में कोई लॉस है तो उसको भी भरपाई कर लिया जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। गेनिंग रेशो होता क्या है? सैक्रिफाइस रेशो पढ़ लिया ना हमने, गेनिंग रेशो पढ़ते हैं। गेनिंग रेशो क्या होता है, क्या है? कंटिन्यू पार्टनर हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर। कहता है कि जो पार्टनर जा रहा होता है वो कुछ अपना हिस्सा छोड़कर जाता है, तो वो दूसरे वाले पार्टनर उसको रेशो को गेन कर लेते हैं। अब उनका हिस्सा बढ़ जाएगा ना, फर्म में 3 थे अब 2 हो जाएंगे, तो क्या होता है उसका गेनिंग रेशो से बोलते हैं, ठीक है जी। वाई द रिटायरिंग डिसीज पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर वो ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिटायरमेंट के टाइम पर या फिर डिसीज मरने के टाइम पर वो जो पार्टनर है वो क्यों अधिकारी है गुडविल लेने के लिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पर वो गुडविल में से हिस्सा क्यों ले जा रहा है, उसका क्या मतलब है कि गुडविल में से वो हम उसे हिस्सा दे रहे हैं? क्योंकि उसका अफोर्ड है, उसमें उसने मेहनत की है उनके साथ मिलकर कि गुडविल को बनाने में, फर्म की इमेज बनाने में, तो इसीलिए उसका राइट है कि वो गुडविल में से अपना हिस्सा ले जाए, ठीक है। हिडन गुडविल होती क्या है? इफ द फर्म हैज एग्री टू सेटल द रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर बाय पेइंग द लमसम अमाउंट, then the amount paid by him in excess of what is due shall be treated as the goodwill share of goodwill known as the hidden goodwill। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि हिडन गुडविल उसे कहते हैं अगर जो पार्टनर है जो मर रहा है, मर गया है, और जो फिर रिटायरिंग पार्टनर है वो जा रहा है, और जो कंटिन्यू पार्टनर है उसको क्या दे रहे हैं, वो एक लमसम अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है जी। लमसम अमाउंट का मतलब होता है कि इकट्ठी ऐसे ही, जैसे कि हाँ भाई तेरा इतना बन रहा है मैं तेरे को इतना दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह कुछ दे रहे हैं। देन द अमाउंट पेड बाय हिम एसएस, ज़्यादा दे रहे हैं, इज व्हाट इज ड्यू शैल बी ट्रीट एज शेयर ऑफ द गुडविल। उसकी जो अमाउंट थी उससे ज़्यादा थोड़ा दे रहे हैं तो नॉन एज द हिडन गुडविल, तो उसको हम क्या कहते हैं? हिडन गुडविल कहते हैं, ठीक है। डिस्पोजल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरमेंट पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर अकाउंट इज सेटल एज ए टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो जाने वाला पार्टनर है उसकी जो अकाउंट है वो किस तरह सेटल किए जाएंगे? जिस तरह पार्टनर डीड में लिखा था, पार्टनरशिप डीड में लिखा था, ठीक है जी। अगर उन्होंने कहा था कि लमसम अमाउंट देनी है इमीडिएटली तो लमसम देंगे। अगर कहता है कि इन वेरियस इंस्टॉलमेंट, अगर उन्होंने कहा था कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि वो इंस्टॉलमेंट में देंगे, विद इंटरेस्ट देंगे या विदाउट इंटरेस्ट देंगे, ये सब कुछ करके देंगे। उन्होंने कहा था कि पार्शली तो कैश दे देंगे इमीडिएटली, जो रह जाएगा उसको इंस्टॉलमेंट में देंगे, इस तरह उसका कुछ एग्रीमेंट होगा, उस तरह उसका रूल फॉलो करके उसकी पे करना है। पॉइंट टू रिमेंबर, कहते हैं कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है जी, कहता है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा कि जो अमाउंट है पेबल करनी है रिटायरिंग पार्टनर को, द होल अमाउंट पेबल इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो क्या करना है कि हमने उसकी सारी की सारी पेबल अमाउंट जो है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज क्लोज। कहते हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका कैपिटल अकाउंट जो है वो मरने वाले पार्टनर का क्लोज कर दिया जाएगा बाई ट्रांसफरिंग द होल अमाउंट ऑफ द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर। कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर मर गया है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा और उसकी जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके एग्जीक्यूटर, मतलब कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, उसके अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थर्ड बात कहता है कि एनी पेमेंट टू एग्जीक्यूटर, उसका जो उत्तराधिकारी था उसको हम पेमेंट दे रहे हैं
मरने वाले पार्टनर के, इज मेड थ्रू द एग्जीक्यूटर अकाउंट। किसके थ्रू होगा वो? एग्जीक्यूटर अकाउंट के थ्रू उसकी पेमेंट वगैरह होगी उसे, नॉट थ्रू द डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो क्लोज कर दिया गया। ठीक है जी। द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक मस्ट बी रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहते हैं कि अगर गुडविल हमें बुक में दिखाई दे रही है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड ऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। कहते हैं कि अगर कोई भी हमें प्रॉफिट दे रखा है या कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है तो हम उसे क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके। कहते हैं कि ये मैंने आपको बढ़ा दिया। इन केस ऑफ द स्पेसिफिक फंड्स, अगर कोई स्पेसिफिक फंड है लाइक द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स या मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट मस्ट बी कंसीडर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन या एक्चुअल लायबिलिटी मस्ट बी कंसीडर। ठीक है जी। कहता है कि जो ये फंड है उसको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है। और रिवोल्यूशन अकाउंट या प्रॉफिट लॉस है उसको भी हम, अगर रिवोल्यूशन से हमें कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ट्रीटमेंट ऑफ द, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? कैलकुलेशन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे एट द टाइम ऑफ डेथ या रिटायरमेंट के टाइम पर, और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे जैसे कि हमने उसमें किया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पर, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फंड से रिजर्व या प्रॉफिट लॉस वगैरह का। ठीक है जी। एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल की, अगर किसी को कैपिटल जो जा रहा है उसको तो दे देंगे। ठीक है। और जो थोड़ी बहुत कम पड़ जाएगी वो जो रह जाएंगे पार्टनर वो अपने अपने ओल्ड रेशियो में लेके आएंगे या गेनिंग रेशियो में। कहते हैं कि और जो कुछ भी ड्यू रह जाता है उसको क्या करेंगे? जो जाने वाला पार्टनर है उसकी अमाउंट को उसको दे देंगे। ठीक है जी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है, गेनिंग रेशियो निकालना होता है। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। इन दिस केस कंसीडर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज रिक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। सिंपल सी बात है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इन अ क्वेश्चन में, इन दिस केस, इस केस में इट इज कंसीडर, यह माना जाता है दैट की शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, इज एक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। सिंपल सी बात है। अगर कोई भी न्यू रेशो या फिर गेनिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं कह रखा और जाने वाला पार्टनर है अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा है तो हम ये मानेंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर रह गए हैं वो उसको अपने ओल्ड रेशो में ही गेन कर रहे हैं। देन नो नीड टू कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती न्यू रेशो को या फिर गेनिंग रेशो को। गेनिंग रेशो इज गिवन विच इज द डिफरेंस फ्रॉम ओल्ड रेशो इन दिस केस। तो कहता है कि न्यू रेशियो का मतलब होता है ऑफ द कंटिन्यू पार्टनर, ओल्ड रेशियो एंड शेयर गेन फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर। न्यू रेशियो जो चला गया वो तो कुछ छोड़कर गया होगा ना अपना हिस्सा, जो ओल्ड पार्टनर बच गए उनका हिस्सा क्या बनेगा? उनका ओल्ड शेयर और उनका शेयर गेन फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर इफ एनी न्यू रेशियो निकालने के बाद तो होता है कि गेनिंग रेशियो होता है क्या है? गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड, और सेग्रीफाई रेशियो हमने क्या पढ़ा था? सेग्रीफाई रेशियो हमने पढ़ा था ओल्ड माइनस न्यू। तो गेनिंग रेशियो क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? कहता है कि स्टेप टू फॉलो व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक देन द फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न ऑफ। कहता है कि अगर बुक में गुडविल दिखाई दे रही है बैलेंस शीट में तो हमने क्या करना है? उसका रिटर्न ऑफ कर देना है। रिमेंबर ओल्ड गुडविल इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है जी। ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में करना है। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, रिटर्न ऑफ हो गई जो बुक में दिख रही थी। उसके बाद है आफ्टर गुडविल रिटर्न ऑफ होने के बाद एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। कहते हैं कि जो पार्टनर जा रहा है ना वो गुडविल में से अपना हिस्सा लेके जाएगा। ठीक है। लेके जाएगा तो क्या होगा? तो भाई साहब उसे देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो अगर जो जा रहा है, ठीक है जी, जो रिटायरिंग पार्टनर था या डिसीज पार्टनर था उसको हम क्रेडिट कर देंगे और जो दे रहे हैं उसको हम डेबिट कर देंगे उनके गेनिंग रेशियो में। ठीक है। अल्टरनेटिव एंट्री विद राइजिंग द गुडविल ऑफ इट्स वैल्यू रिटर्न ऑफ। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जनरल एंट्रीज पास क्या होती है? जनरल एंट्रीज बनाते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये क्या थी? उनको रिटर्न ऑफ करने की एंट्री थी। एज सेम है तो करंट अकाउंट वैल्यू ऑफ द गुडविल बीइंग द गुडविल राइज इन द करंट वैल्यू इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहे हैं कि काउंट द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। एक मिनट, इसको मैं रफ कर लेती हूँ। देखो
एक कहता है कि अगर गुडविल की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है अब उसकी करंट वैल्यू से, कहता है गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है उसकी करंट वैल्यू से, तो क्या कर देंगे हम, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसके अकाउंट में रुपये आ जाएंगे। ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और रिटर्न ऑफ पे एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल को रिटर्न ऑफ इस तरह करना है और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो इस तरह करना है। ठीक है, थर्ड है रिवैल्यूएशन अकाउंट या रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी। ये प्रिपेयर किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ठीक है जी, और जो उसका प्रॉफिट या लॉस आता है रिवैल्यूएशन में उसको हम ट्रांसफर करते हैं ऑल पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो में। ओके, उसके बाद होता है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस या रिजर्व का करते हैं। ठीक है जी, उस सबको बांट देते हैं, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इन सब में इसको बांट दिया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस सब में इसको बांट दिया जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल, कैपिटल को किस तरह एडजस्टमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ या फिर रिटायरमेंट। रिमेनिंग पार्टनर में डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहते हैं कि अगर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है, जो रिमेनिंग रह गए कि हम अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे, द फॉलोइंग सिचुएशन में बी अराइज। तो क्या क्या सिचुएशन आती है, केस नंबर 1 कहते हैं कि व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में टोटल फर्म की कैपिटल नहीं दे रखी थी, देन द सम ऑफ देयर एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। कहता है कि द सम करेंगे ऑफ देयर एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल आई एडजस्ट करके मतलब कि सारा कुछ ट्रीटमेंट करके जो भी उसकी कैपिटल आई विल बी ट्रीट एज अ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है जी, विच विल बी डिवाइड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर वो ज़्यादा है या फिर डेफिशिएंसी है ऑफ द कैपिटल इन देयर कैपिटल अकाउंट इज कैलकुलेटेड। कहता है कि अगर किसी की कैपिटल ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, उसको ले जाएगा। अगर उसकी कैपिटल कम है तो वो क्या करेगा, उसको लानी पड़ेगी। एडजस्टमेंट कैपिटल का मतलब होता है सारी कुछ एंट्री करने के बाद जो भी कुछ नीचे बच के आता है उसको वो क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट कैपिटल। उन दोनों का टोटल करेंगे और टोटल को ही न्यू फर्म की कैपिटल माना जाएगा और उनको क्या करेंगे, उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर किसी की ज़्यादा है तो वो ले जाएगा, किसी की कम है तो वो ले आएगा। ठीक है जी, उसके बाद है जर्नल एंट्रीज फॉर एक्सेस कैपिटल विथड्रॉन बाय द पार्टनर। अगर जिसकी ज़्यादा कैपिटल थी, यूरेसो के हिसाब से उसकी कैपिटल बनती है 20,000, बट उसकी कैपिटल बुक में दिख रही है, आ रही है 30,000, तो क्या करेगा, 10,000 को निकाल कर ले जाएगा। उसकी एंट्री क्या बनेगी, कहता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, या पार्टनर करंट अकाउंट। अगर डेफिशिएंसी है मतलब वो ला रहा है तो क्या करेंगे, पैसा आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कुछ इस तरह होते हैं कैश। हम केस पढ़ते हैं 2, व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हैज डिसाइड द पार्टनर इज स्पेसिफाइड डिवाइड द कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली। कहते हैं कि जब व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, फर्म की जो न्यू कैपिटल है, एज डिसाइड बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स ने फर्म की न्यू कैपिटल को डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है जी, एंड स्पेसिफाइड एक बेसिक अमाउंट डिसाइड कर दी है, एंड डिवाइड देयर कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उस कैपिटल को अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, मेक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, अपने आप हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। केस नंबर 3, व्हेन द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर विल बी कंट्रीब्यूट बाय द कंटिन्यू पार्टनर इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल अकाउंट एडजस्ट प्रपोर्शन। केस नंबर 3 पढ़ते हैं कि जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट दे रहे हैं हमारे कंटिन्यू पार्टनर, इस तरीके से दे रहे हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो एडजस्ट होकर उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। तो किस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं, कहते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी होगी, जो अमाउंट उसकी कैपिटल अकाउंट में है, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट है, प्लस अमाउंट जो वो दे रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को। ठीक है जी, तो उसने पहले ही कहा है कि कंटिन्यू पार्टनर दे रहे हैं जाने वाले पार्टनर्स को इस तरह कि उनकी जो कैपिटल है वो एडजस्ट होकर हो जाए प्रोपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, तो टोटल कैपिटल क्या होगी, उनकी जो खुद की कैपिटल है और जो उसको दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह इसको निकालते हैं। और डेथ ऑफ द पार्टनर इसको आगे पढ़ेंगे, बाद दूसरी वाली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब द चैनल। गॉड ब्लेस यू।